तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आई दृष्टि के करंट अफेयर्स की नेशनल न्यूज़ के पार्ट 1 को कवर किया था, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसको कवर किया था। आज हम उसके आगे के पार्ट को कवर करने वाले हैं, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको और ज़्यादा अपडेशन के लिए, बाकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, और उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हो जाएगा स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। तो ये हुआ कब था? तो अगर हम इसकी डेट देखें कि ये हुआ कब था, तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हुआ है। इसकी जो थीम है, थीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि थीम हमारे एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम हो जाएगी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। बहुत ही ईजी थीम है, इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। तो अब सबसे बड़ी बात, हमें ये पता होना चाहिए, हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। सेम इसी तरह अगर कोई चीज़ यहाँ पे होती है, कोई इवेंट होता है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सेम इसी तरह इसका एम क्या है? तो इसका एम है अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन बढ़े ये सफाई वाली एक्टिविटीज़ में। तो सफाई में भागीदारी कराने के लिए, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इसको करवाया गया था। साथ ही साथ कुछ ऐसे वेस्ट एरियाज़ होते हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो उसको भी टारगेट किया गया। और जो भी सफाई करने में आगे आते हैं, जैसे हमारे सफाई वर्कर्स हो गए, सैनिटेशन वर्कर्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो उन जो कंट्रीब्यूट करते हैं साफ़ करने के लिए, तो उनको भी सम्मानित करने के लिए इसको किया गया था। अब इसके कुछ पिलर्स हैं, तो इसके पिलर्स क्या हैं? जैसे क्लीनिनेस टारगेट यूनिट्स, दूसरा हो जाएगा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर यानी हेल्थ चेकअप करते रहना, तीसरा हो जाएगा स्वच्छता में जन भागीदारी, मतलब किस तरह से जो पब्लिक है वो सफाई में पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसी से रिलेटेड एक और सम्मेलन हुआ था जो कि था सफाई मित्र सम्मेलन, और ये कहाँ हुआ था? उज्जैन, एमपी के, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और इसको अटेंड किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हो जाएगा वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंडर सब क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये 7 जज बेंच थी जिसको हेड किया गया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा, और इसमें इन्होंने अलाउ किया स्टेट्स को कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कैटेगरीज है उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, बंटवारा किया जा सकता है। और उसका रीज़न क्या था? ताकि इन कम्युनिटीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी कम्युनिटी है उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देना और ज़्यादा उनको लाभ पहुंचाना। और ऐसा करते हुए इन्होंने एक जो जजमेंट था EV चिन्नया और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो कि 2004 का था, उसमें इन्होंने बोला था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है ये होमोजेनियस ग्रुप है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस जो जजमेंट आया उसने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। अब जो जस्टिस BR गवई हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था OBC के अंदर क्रीमी लेयर को। ऐसे जो सब कोटास जो पहले से हैं, तो जैसे पंजाब ने 25% सब कोटा रखा था शेड्यूल कास्ट के लिए, उसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। और किस केस में किया था? वो था डॉक्टर किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद तमिलनाडु ने भी 3% का कोटा रखा है अरुंधति यार कास्ट के लिए। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी इसके लिए जो कमिटीज़ बनी हैं, तो इसमें 5 मेंबर हैं, जिसमें जो कि चेयर किया जा रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। और उसके बाद के जो सेक्रेटरीज हैं वो आपकी कुछ मिनिस्ट्री से हैं, जैसे आपका होम हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, ट्राइबल मिनिस्ट्री हो गया, लॉ मिनिस्ट्री हो गया, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो गया वो। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर्स की तरफ, जो कि हो जाएगा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। जैसा कि आपको पता है कि पेपर कितने ज़्यादा लीक हो रहे हैं, एक तरह से देखा जाए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि बच्चे रात दिन लगाकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके माँ बाप इतने ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि पेपर को लीक कर दिया जाता है सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। तो इसके लिए एक एक्ट आया जब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, आप सबको पता होगा। ये कब आया था? जब नीट के एग्ज़ाम के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा घपलेबाजी देखने को मिली, तो उसके बाद इस एक्ट को जो है फोर्स किया गया। तो ये नोटिफाई किया गया था 24 जून 2024 में, और किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने। ये पास हुआ था पार्लियामेंट में फरवरी 2024 में, और ये फोर्स में आया था 21 जून 2024 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन में गलत तरह से यूज़ होता है उसको रोकना। फिर चाहे वो जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको अपॉइंट करने को लेकर हो, या जो वेन्यू इंचार्ज होते हैं, सेंटर के जो इंचार्ज होते हैं, जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको रोकने के लिए, उन सब को गलत करने से रोकने के लिए ये पास किया गया। इसका जो सेक्शन 2K है वो कहता है कि कोई भी एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट हो रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग P भी बोल सकते हैं, तो वो उन्हीं के थ्रू होगा जो कि इस एक्ट के शेड्यूल में लिस्ट होगी, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो इसमें जो शेड्यूल लिस्ट में 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी को लिस्ट किया गया है।
पहला है आपका यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीएससी, आईबीपीएससी और एनटीए। तो ये 5 ऐसी संस्था है जो कि एग्ज़ाम को ऑथोराइज करवाएंगी। अब हमारा आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में अगर थोड़े से पैसे के लिए या गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए पेपर को लीक किया जाता है या क्वेश्चन पेपर को किसी भी तरह टैंपर किया जाता है तो उसके लिए 15 एक्शंस की बात की गई है। और इस एक्ट में 19 सेक्शंस हैं और 6 चैप्टर्स हैं। पनिशमेंट इसमें क्या मिलेगी? तो पनिशमेंट है इसमें 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। और सेक्शन 9 जो इसका कहता है कि ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल होगा या इसमें उसको बेल भी नहीं मिलेगी जो इसमें इन्वॉल्व होता हुआ पाया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस है उसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो ये किसने किया था? पीएम मोदी जी ने। कहाँ पे किया था? राजगीर, बिहार में। इसके आर्किटेक्ट क्या है, कौन है, यानी इसको डिज़ाइन किसने किया? वो है बीवी दोषी। अब ये जो बिल्डिंग है वो नेट ज़ीरो ग्रीन थीम से इंस्पायर होकर बनाई गई है। साथ ही साथ ये जो नालंदा है ये फाउंड किया गया था गुप्ता एम्परेयर कुमार गुप्त के द्वारा 427 ईस्वी में 5th सेंचुरी में, और ये 600 साल से 12 सेंचुरी तक ये चली। बाद में इसके जो अवशेष हैं वो डिस्कवर किए गए थे फ्रांसिस बुचानन के द्वारा 1812 में। और ये एक नालंदा यूनिवर्सिटी है। इसको आइडेंटिफाई करने वाले कौन थे? तो इसको आइडेंटिफाई करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्होंने कब आइडेंटिफाई किया था? वो किया था इन्होंने 1861 में। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में 12 अगस्त 2010 में, जिसमें इस यूनिवर्सिटी को जो है ऑफिशियली इस्टेब्लिश कर दिया था 25 नवंबर 2010 में। जो नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट है तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया था। कब ऐड किया था? 9 जनवरी 2009 में। अब यूनेस्को की कुछ ऐसी हेरिटेज साइट है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है इंडिया में, तो वो कौन कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी नालंदा महाविहारा जो कि नालंदा बिहार में है। उसके बाद है महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, ये भी बिहार में। फिर है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची जो कि यूपी में है। उसके बाद आ जाता है अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में। और आपका जो लास्ट हो जाता है वो हो जाता है बुद्धिस्ट चैंटिंग्स ऑफ लद्दाख, और इसको यूनेस्को की जो ह्यूमन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था वो किया गया था 2012 में। अब हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की। तो ये इलेक्शन इंडिया में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक हुआ। ये 7 फेजेज में हुआ था और यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में 7 फेजेज में इलेक्शन करवाए गए थे। और देखा जाए तो सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज थी, लगभग 44 डेज की। और सबसे ज़्यादा जो लंबा इलेक्शन पोलिंग चली थी तो वो 1951-52 के उसमें के टाइम पे चली थी, 4 महीने के लिए। इसका रिजल्ट जो आया था वो आया था 4 जून 2024 को, और इसमें 543 मेंबर जो है वो इलेक्ट हुए थे। और ये जो लोकसभा थी वो 18 नंबर की लोकसभा थी, और इसमें टोटल 74 वीमेन जो है वो इलेक्ट हुई थी, जो कि इस साल की 13.6% थी। और ये 2019 से कम थी क्योंकि 2019 में 14.4% की वीमेन जो है वो इसमें इलेक्ट हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए वीमेन के इलेक्शन में तो इस बार देखा जाए ये एक गिरावट हुई है। उसके साथ ही साथ 968 मिलियन वोटर्स जो हैं वो इस बार वोट देने के लिए एलिजिबल थे। 2019 से 8% ज़्यादा बताया जा रहा है। और देखा जाए तो वुमेन वोटर्स का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसी चुनाव में हुआ था, इसी साल हुआ था। उसके साथ ही साथ जो शोम्पेन ट्राइब है ग्रेट निकोबार आइलैंड की, उसने भी फर्स्ट टाइम अपने वोट को कास्ट किया था। जो वोटर टर्न आउट था वो था 65.79%। कोई में जो वोटिंग परसेंटेज है अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो लक्षद्वीप में हुई है 84.16%। उसके बाद आसाम में हुई 81.16%। और लोवेस्ट अगर देखा जाए तो वो बिहार में हुई है 56.19%। फिर आपका है मिजोरम, उसके बाद है यूपी। और उसके साथ ही साथ जो हम बात कर लेते हैं इलेक्टर जेंडर रेशियो की जो कि 948 है। तो आप इसमें देख सकते हैं अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश को निगलेक्ट नहीं करना है। तो ये आप इतना इसमें देख सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं इलेक्शन रिजल्ट क्या क्या है। तो इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी जो है एनडीए के साथ 292 सीट पाकर मेजोरिटी में थी। उसके बाद कांग्रेस इंडिया के साथ मिलकर 234 सीट पे आई। साथ ही साथ जो थर्ड नंबर पे पार्टी आई थी वो आई थी समाजवादी पार्टी जो कि 37 सीट जीती थी, और वो सारी यूपी में थी। फिर हम उसके बाद है हमारा रकीबुल हुसैन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, और इनकी जो विक्ट्री मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है क्योंकि धुबरी कॉन्स्टिट्यूशन आसाम में इनको 10 लाख वोट दिए गए मिले हैं। और इनके साथ ही जो इनके बाद हैं वो है शिवराज जिन्हें 8 लाख वोट मिले हैं विदिशा से। फिर हमारा सेकंड जो फैक्ट है वो है कि रविंद्र दत्ताराम ऑफ शिवसेना, इन्होंने अमोल गजानन जो है शिवसेना के, उनको 48 वोट से हराया था नॉर्थ वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र में वहाँ पर। फिर
सूरत ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे बीजेपी से मुकेश दलाल जीते थे, लेकिन यहाँ पे इनका कोई भी ओपोनेंट था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है यही जीते। तो ये अनकंटेस्टेड विनर है, यानी कोई भी इनके खिलाफ आए ही नहीं, तो इनको विनर घोषित कर दिया गया। फिर है हमारे टीडीपी के चंद्रशेखर पम्मासानी, तो ये गुंटूर कॉन्स्टिट्यूंसी के थे और ये सबसे रिचेस्ट एमपी जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ इंदौर की अगर देखा जाए तो इंदौर में जो है हाईएस्ट नोट ऑफ वोट दिया गया है 2,18,674, जो कि 0.99% है। उसके साथ ही साथ टीआर बालू श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु, ये सेकंड एमपी हैं जो कि लोकसभा में इंटर हुए हैं तमिलनाडु से, और ये इल्डेस्ट एमपी भी हैं 18th लोकसभा में। यंगेस्ट जो एमपी अब की बने हैं तो वो कौन है? पुष्पेंद्र, जो कि कौशाम्बी यूपी से हैं, प्रिया जो कि मछली शहर जौनपुर यूपी से हैं, और संभावी जो कि बिहार से हैं। तो ये तीनों इस टाइम के यंगेस्ट एमपी हैं। उसके बाद हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं, तो मोदी जी ने अपनी जो ओथ ली थी वो 9 जून 2024 में ली थी। इनका जो टर्म है ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 72 हैं, जिसमें वीमेन मिनिस्टर 7 हैं। अब न्यू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम को लेकर 31 है। फिर 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, बाकी 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। फिर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बीजेपी जो है कोलिशन गवर्नमेंट के साथ आई है पावर में। तो कौन कौन है उनके साथ? तेलुगु देशम पार्टी ऑफ आंध्र प्रदेश और जनता दल ऑफ बिहार। और मोदी जो है वो ऐसे सेकंड लीडर हैं जो कि लगातार तीसरी बार जीते हैं। फर्स्ट लीडर कौन है? तो फर्स्ट लीडर है जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि 1952, 1957, 1962 में लगातार 3 बार जीतते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि इंडिया के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो है जवाहरलाल नेहरू जी का 1947 से 1964 तक, 16 साल 2086 दिन तक ये प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं, फिर आ जाते हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, फिर है हमारे मनमोहन सिंह जी, और फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी ये मिनिस्ट्री की लिस्ट है तो आप ये खुद से भी देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं मैंने इसमें कवर कराया है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और पढ़ना है तो IHST का पेज नंबर 22 है इंग्लिश में, तो आप उस वहाँ से जाके बाकी को भी देख सकते हैं, वरना नहीं भी देखते हैं तो इतना कोई मैटर नहीं करेगा। फिर उसी के साथ ही साथ जो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुआ था 2024 में, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, उड़ीसा में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के जो अलायंस है 175 सीट में से 164 सीट इन लोग को मिली थी। और इसमें जो सीएम बने हैं वो बने हैं नारा चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से, और ये 18th सीएम है जिन्हें ओथ दिलाई गई है वहाँ के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर जी के द्वारा। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने वो हैं पवन कल्याण जनसेना से। फिर उड़ीसा में बीजेपी जीती है जिसमें उसने 147 से 78 सीट पाई है। इसमें जो सीएम मोहन चरण मांझी है वो बने हैं, और ये फर्स्ट सीएम है नॉर्दर्न रीजन के कोंझर से। डिप्टी सीएम यहाँ के बने केवी सिंह और पार्वती परिदा। फिर है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीती है, 32 सीट में से 31 सीट इसने जीती है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने वो हैं प्रेम सिंह तमांग, और जो दिलाई गई वो गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाया है। फिर है अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें बीजेपी जीती, 60 सीट में से 46 सीट इसको मिली है, और जिसके जो सीएम बने हैं वो पेमा खांडू हैं, और जो डिप्टी सीएम है वो चौना मीन है। तो आज के वीडियो में इतना कवर करते हैं, बाकी मैं कल आपके सामने एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो कि थोड़ा बड़ा होगा, तो उसमें हम लोग ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कल मैं पूरा आपको नेशनल न्यूज़ कवर करा दूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।